नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम संख्या संबंधी जो प्रश्न हैं उन पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है सभी टीईटी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एमपी टीईटी, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि जो है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले की 2 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन 2 क्लासेस को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरुआत हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ चुका है। यदि इस संख्या के बराबर में 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस खाली स्थान दहाई है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं 28 इकाई के बारे में, ये पूरी संख्या किसके बराबर है? 28 इकाई के बराबर में तो 28 इकाई यानी कि 28 गुणा 1, 28 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा? 28 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 28,000 की बात करते हैं तो 28 गुणा 1000 यानी कि कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 28 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? हमारे पास 28,000 हो जाएगी। और प्लस खाली स्थान दहाई, खाली स्थान को आप क्या मान लीजिए, खाली स्थान चूंकि दहाई है तो दहाई मतलब 10 का अंक होना चाहिए कि 10 का गुणा ही होगा उसमें। तो अगर हम बात करते हैं ये जो तीसरी संख्या है उसको हम 10x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10x मान लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं का योग किसके बराबर है? इस संख्या के बराबर में है। तो आप क्या करिए, इन तीनों संख्याओं का योग करके संख्या के बराबर रख दीजिए। जैसे कि ये संख्या क्या है? 30028 बराबर में 28 प्लस 28,000 प्लस 10x, इसको किसके बराबर रख दिया? 328 के बराबर रख दिया। अब 28,000 और 28 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ने पर आपको 28,000 कितना मिलेगा? 28 ही मिल जाएगा प्लस 10x बराबर में इस साइड रहेगा 30028। अब ये जो पार्ट है इस साइड जाएगा, ये संख्या हम उस साइड पहुंचाएंगे, माइनस की हो जाएगी। माइनस की होगी तो कितना बचेगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने पर आपको देखने को मिलने वाला है 2000। तो 10x बराबर में कितना आ जाएगा? 2000। x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 200। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? 200 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2,04,338 को उल्टा लिखते समय हजारवें स्थान पर संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 लाख जो आपकी जो संख्या आप यहाँ पर बताई जा रही है, ये संख्या को आप पहले लिखेंगे, हम अंक गणितीय अंकों में हम इसको पहले लिखेंगे। कितना है? 2,04,338। तो 2,04,338 ये संख्या हो गई। अब इस संख्या को उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम मतलब 833,402, ये सीधा क्रम था, इसको हमने उल्टा क्रम में लिख दिया, यहां से उल्टा कर दिया। अब हजारवें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो अगर हम बात करते हैं हजारवें स्थान पर कौन सी संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये कौन सा स्थान है? हजारवां स्थान है। हजारवें स्थान पर संख्या है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला जो है हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों में से किसी संख्या के किसी भी स्थान पर समान स्थानीय मान होगा। तो हमने स्थानीय मान और जातीय मान की जो क्लास देखी है, उस क्लास में मैंने बताया हुआ है कि 0 जो होता है उसमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही बराबर होते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लास को देख लीजिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है, अंकों का गुणनफल 40 है और अंकों के बीच का अंतर 3 है, संख्या का पता लगाएं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, इकाई का स्थान पर छोटी संख्या है, अंकों का गुणनफल 40 है। देखिए अगर हम बात करते हैं अंकों का गुणनफल, संख्या इन्हीं चारों में से एक होगी, कोई ना हुई, तो इनका गुणनफल कितना है? 10 है। तो ये तो वो संख्या नहीं हो सकती क्योंकि कहा क्या गया है? गुणनफल 40 होना चाहिए। इनका गुणनफल 10 है तो ये भी संख्या नहीं हो सकती। इनका गुणनफल 40 है तो ये हो सकती है, और इनका गुणनफल भी 40 है तो ये भी हो सकती है। अब इनमें से एक ही सही हो पाएगा, कोई 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। ये 2 ऑप्शन तो सही होते नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है, तो इन दोनों में से 58 और 85 में से कौन से में इकाई के स्थान पर छोटी संख्या है? तो इस वाले में छोटी संख्या है, 5 इकाई का स्थान है। ये 8 तो बड़ा है, 8 तो बड़ा है, 5 छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 85 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 85 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से कम है और यह 4 दहाई और 5 दहाई के बीच आती है। इकाई अंक दहाई अंक से 1 कम है। यदि अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या है? ये आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही सरल प्रश्न, आप इस प्रश्न को मान सकते हैं। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, देखिए शुरू से हम एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। एक संख्या 100 के आधे से है, 100 का आधा है, आधे से कम है,
मतलब 50 से भी कम है वो संख्या, जिस संख्या की बात हो रही है वो आधे से कम है, यानी कि 100 से आधे से कम मतलब 50 से भी कम है। और यह 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, यानी कि 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50, इन दो संख्याओं के बीच में है। 50 से कम भी है और 40 और 50 के बीच में भी है। इकाई का अंक दहाई अंक से एक कम है, इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से एक कम है। यदि अंकों का योग 7 है, यदि हम 40 और 50 के बीच में जो संख्या आ रही है उसके अंकों का अगर हम योग करते हैं तो हमें 7 मिलता है। 7 हमें तभी मिल सकता है जब हमारे पास अंक कितने हो, 4 और 3 हो। और अगर हम इनका गुणनफल करते हैं तो 4 गुणा 3 करने पर आपको क्या मिलेगा, 12, और 12 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं बनेगी। साथ ही में हमारी ये कंडीशन भी फॉलो कर जाएगी कि इकाई का अंक दहाई अंक से एक कम है, तो इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 4 है, तो 4 से 3 जो है एक क्या हो जाएगा, कम भी होता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 4 और 3 का गुणनफल कितना है, अंकों का गुणनफल 12 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। कौन सा कथन आपको जो है गलत लग रहा है, गलत कथन को चुनना है। पहला कथन है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। ठीक है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। तो अगर इस कथन की बात करते हैं तो ये कथन तो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही क्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, तो ये सही है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं 2 हमारी क्या कैसी संख्या है, 2 हमारी सम अभाज्य संख्या बनती हुई नजर आती है, ये भी आपका ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, तो ये भी ठीक है। गलत कौन सा है हमारा यहाँ पर, तो ये वाला हमारा गलत है, हमको गलत वाला छांटना था। कथन नंबर 3 गलत है, कथन नंबर 3 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये संयुक्त संख्या क्या होती है या अभाज्य संख्या क्या है या भाज्य संख्या क्या है, इसके लिए एक वीडियो मैं देने वाला हूं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली हुई है। उस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़ने की बात कर रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 को छोड़कर किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 2 के बाद हम कोई सी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 के बाद 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये अभाज्य संख्याओं का क्या पूछ रहा है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जैसे मैं 3 और 5 का गुणनफल करता हूं तो मुझे क्या मिलती है, 0 मिलता है, नहीं मिलता है। हमेशा 1 मिलता है, नहीं मिलता है। क्या सम संख्या मिल रही है 5 और 3 का, 3 और 5 का गुणा करने पर हमेशा सम संख्या मिलती है, नहीं मिलती है। तो क्या मिल रही है, ये 15 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या सही है। इसके अलावा आप 5 गुणा 7 करेंगे तो 35 मिलेगा। अगर आप और भी कई सारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमेशा ही एक विषम संख्या मिलेगी। तो हमारा कथन कौन सा सही है, डी वाला सही है। और कथन डी हमारा किस ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन नंबर डी पर ही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक के दुगने से एक कम है। इकाई स्थान का जो अंक है वो दहाई स्थान के अंक का दुगना, दहाई का अंक कौन सा है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, इनके डबल से एक कम कौन सा है, इकाई वाला। यानी कि 4 का डबल कितना होगा, 8, और 8 में से एक कम करोगे तो 7 है। देखिए ये है, ये फॉलो कर रहा है। 5 गुणा 2 करेंगे, डबल करेंगे, उससे एक कम करेंगे तो 9, ये भी फॉलो कर रहा है। 2 गुणा 2 करेंगे तो डबल करना है, -1 करेंगे तो 3 हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। और ये भी फॉलो कर रहा है क्योंकि 3 गुणा 2 -1 करेंगे तो भी ये 5 हो जा रहा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये वाली लाइन से तो हमें यहां पर हम आंसर नहीं दे सकते। यदि दोनों अंकों के स्थानों को बदल दिया जाए, दोनों अंकों के स्थानों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो प्राप्त होने वाली संख्या वास्तविक संख्या से 27 अधिक है। तो अगर हम पहले काम करते हैं कि सबसे पहली संख्या के अंकों को बदलते हैं, तो 47 के अंकों को आपस में बदल देने पर आपको क्या मिलेगा, 74 मिलेगा। अब आप 74 में से 47 घटाइए, अगर 27 अगर आपको मिलता है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर 27 नहीं मिलता है तो आपका आंसर ये नहीं होगा। तो 7 से 14 की तरफ जाएंगे, 7 ही बचेगा, 4 और 1 5, 6 7 जुड़कर ये आपका घटने के बाद कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। चूंकि 27 ही मिल रहा है तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा गया है, वास्तविक संख्या से 27 अधिक है। तो 47 जो है 47 में अगर आप 27 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 74 देखने को
मिलता हुआ नजर आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 47 वास्तविक संख्या हो जाएगी। और 47 में अगर आप 27 जोड़ते हो तो वो अंक कैसे हो जाएंगे 47 की जगह पर 74 हो जाएंगे। कब? जब आप अंकों में 47 में आप 27 को ऐड कर देंगे। अगला प्रश्न है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है? ये आपको देखना है। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई किसके बराबर है? तो अगर हम बात करते हैं 10,000 की, तो 10,000 को हमने कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये हमने 10,000 लिख लिया। 10 इकाई की बात करते हैं, 10 इकाई यानी कि 10, और 10 दहाई की बात करते हैं, 10 दहाई मतलब होता है 100, 1 दहाई मतलब 10, और 10 दहाई मतलब 10 गुणा 10 बराबर में 100 हो जाएगा। 10 इकाई मतलब सिर्फ 10 इकाई का मतलब 10 हो जाएगा आपका, और 10,000 का मतलब ये 10,000 हमने लिख लिया है। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, 0 1 1 0 1, 10 110 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 10 110 किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509 और 328 का योग क्या है? 509 और 328 का योग पूछ रहा है, सॉरी 3028 का योग पूछ रहा है, सॉरी 509 और 3028 का योग पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं 509 और 3028 की बात करते हैं, इस प्रकार से जोड़ेंगे। जोड़ने वाले प्रश्न आपके में लिखे हुए हैं सिलेबस में, तो बिल्कुल आएंगे। तो ये आपका जोड़कर क्या बनने वाला है, तो 3537 क्या हो जाएगा आपका जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा। ये आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 16,470 में 6 का स्थानीय मान माइनस 7,605 में 6 का स्थानीय मान बराबर में 6 गुणा खाली स्थान है, तो रिक्त स्थान में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या आएगा, यहां पर मान लेते हैं कि x आएगा। 16,670 में 6 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 6 का स्थानीय मान रहेगा 6,000, और फिर क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस 7,605 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 600 होगा। बराबर में, बराबर की जगह पर हमने क्या लगा लिया, बराबर लगा लिया, और 6 गुणा खाली स्थान में जो संख्या है उसको हमने x मान लिया था। ठीक है, तो अगर हम 6,000 में से 600 घटाते हैं हमें मिलता है 5,400 बराबर में 6x। 6 से अगर हम काटते हैं तो मिलेगा हमें 900, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। हम 900 पर आंसर टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो 900 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं 2 अंकीय संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणक है, संख्या क्या है? देखिए मैं 2 अंकीय अंक संख्या हूं, हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जो 2 अंक की हो। कितने अंक की? 2 अंक की। तो चारों ऑप्शन में ही 2 अंकों की संख्या दिख रही है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये सारा परफेक्ट हमारा मिल रहा है। दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान के अंक क्रमागत अभाज्य संख्या है। क्रमागत क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या, यानी कि अगर एक अभाज्य संख्या 3 है तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, क्रम से आने वाली, यानी कि 5 होगी। इसके आगे वाली संख्या क्रम से आने वाली क्या होगी, 7 होगी। 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11 आती है। तो ये क्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर 5 और 7 क्रम से हैं, 2 और 3 भी क्रम से हैं, 3 5 भी क्रम से हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं ये भी हमारा फॉलो ही कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणक है। 3 का गुणक और 4 का गुणक है, मतलब 3 से उसमें डिवाइड जाएगा, उस संख्या में 3 से भाग जाएगा, इन चारों में से 3 से भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, विभाज्यता का नियम होता है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 3 से वही संख्या विभाजित हो सकती है, 3 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जो 3 से कटती हो, 3 से डिवाइड हो जाती हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इन दोनों के अंकों का योग हम जोड़ते हैं, क्योंकि अंकों का योग ही लिखा है। अंकों का योग 7 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। और 3 से अगर हम 12 में भाग लगाएंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगी, ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। और अगर हम 12 को 4 से काटते हैं तो 4 से भी कट रही है, बिल्कुल कट रही है। क्या 3 और 2 मिलकर होंगे 5? 5 काट सकोगे 3 से? नहीं काट पाओगे। क्या 5 और 3 जुड़कर 8 होंगे? क्या 3 से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। क्या 3 और 1 4 को 3 से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। तो काट किसके पा रहे हैं, किसको पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 1 को काट पा रहे हो। 1 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8 है। 5 अंक की एक संख्या है, 1 2 3 4 5 अंक की एक संख्या है। दहाई के स्थान पर अंक कैसा है, दहाई के स्थान पर जो अंक लिखा हुआ है
वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि दहाई के स्थान पर अंक कौन सा है, 8 है। तो ये दहाई का अंक हो गया, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया और ये 10,000 हो गया। ठीक है, ये हजार इस प्रकार से हमने लिख लिया है। तो क्या कहा है कि दहाई के स्थान पर अंक 8 है, हमने 8 लिख लिया। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं यहां पर, तो हमारे दो ऑप्शन यहां पर कैंसिल हो जाते हैं, ये बी और सी हम कैंसिल कर सकते हैं, यहां से एलिमिनेट होगा ये। इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक का 1/4 है। अगर दहाई पर 8 है, 8 का 1/4 मतलब 8/4 कितना होगा, इकाई के स्थान पर 2 होगा, 2 होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हजारवें स्थान पर अंक 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर अंक कैसा बताया गया है, हजारवें स्थान पर अंक 0 दिखाया गया है। अगर हम इनमें भी अगर ऑप्शन को देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे यहां पर 0 है, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, इसलिए आंसर हम यहां पर टिक कर सकते हैं। बाकी आप पूरा पढ़ लीजिए। सैकड़ा स्थान पर अंक इकाई के अंक से दोगुना है। सैकड़ा पर कितना है, इकाई का दुगुना है, इकाई पर 2 है तो सैकड़ा पर दुगुना यानी कि 4 हो जाएगा। 10 हजारवें स्थान पर इकाई के अंक का अंक 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60482 आपका आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, पहला कथन है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं हैं, दूसरा कथन। तीसरा है, एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और चौथा है, केवल 4 एकल अंक अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम बात करते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य, क्योंकि 2 क्या होती है, 2 एक सम संख्या है। 2 कैसी है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। और यहां पर लिखा है कि सभी, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्योंकि 2 तो विषम होती है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं दूसरा कथन की बात करते हैं, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल अनेक, कई सारी जो है अभाज्य संख्या आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इत्यादि इत्यादि आपको अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। इसमें तो अनलिमिटेड संख्याएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल, अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना कौन कौन से 2 गुणनखंड होते हैं, तो केवल वो संख्या और उसका एक गुणनखंड 1 से जो कटता है वो। केवल 4 एकल अंक अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अगर एकल अंक अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो एक अंक तो है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 7। 7 के बाद कोई एक अंक की ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। क्या है, क्या कोई ऐसी संख्या, तो 4 ही एक की एकल अंक वाली अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4, 4 सिंगल डिजिट वाली यानी कि एकल अंक वाली क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। चूंकि हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये सबसे सरल प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 पर आप आंसर टिक करके निकल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 420 के अद्वितीय अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखिए 420 के हम अगर अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं तो 420 के क्या कर सकते हैं, आप गुणनखंड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 से फिर काट लीजिए आप इसको, 105 बार जाएगा। अब क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 और 1 6 जुड़ रहा है, क्योंकि जो संख्या 3 से अगर डिवाइड होती है तो उसका योग क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हो रही है। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएगी, तो मेरे को तो नहीं लगता अब ये 3 से डिवाइड हो पाएगी। अब तो 5 से डिवाइड होगी और फिर 7 से डिवाइड होगी, और 7 से डिवाइड होने के बाद 1 बचेगा। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे हमारे 2 का स्क्वायर गुणा 3 पे पावर 1 गुणा 5 पे पावर 1 गुणा 7 पे पावर 1। हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो हमारे कितने गुणनखंड बनेंगे, तो गुणनखंडों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4। कितने, 1 2 3 और 4, 4 हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। 4 पर आप आंसर टिक करके निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या का योग 132 है, अंकों का अंतर 4 है, संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर हम करेंगे, 2 अंकों की संख्या और
उसके अंकों को क्रम को उलटकर एक संख्या का योग 132 है। अंकों का अंतर 4 है। देखिए हम तो ये देख लीजिए अंकों का अंतर 4 कहां पर दिख रहा है, 8 और 0 का अंतर 4 है क्या? नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट कर दिया हमने। 8 और 4 का अंतर 4 है, बिल्कुल यहां पर है। अब देखते हैं और किसी में तो नहीं है 4। 9 और 6 में अंतर 4 का है क्या? नहीं है, इसमें तो 3 का अंतर है। 7 और 2 में 4 का अंतर है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 5 का अंतर है, इसमें तो आपका 8 का अंतर बन रहा है। तो 4 का अंतर कहां पर मिल रहा है? तो ये आपको यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो संख्या ऐसी है जिसमें 4 का अंतर मिल रहा है। अब अगर आप 84 चेक करने के लिए 84 और उसके अंकों का क्रम बदल दो, अंकों का क्रम क्या कर दो? उलट दो, 48 कर दो। तो 8 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा? 12। हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 जुड़कर 13। तो क्या 132 आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हमारा सिद्ध भी हो गया कि हाँ हम एकदम ठीक थे। चलिए, ये एक प्रश्न है। प्रश्न में लिखा हुआ है यदि x और y गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं तो x² प्लस xy प्लस y² कैसा रहेगा? हमेशा ऋणात्मक, कुछ x और y के लिए मान शून्य लेता है, हमेशा धनात्मक है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान लेता है। तो ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, ये होमवर्क के लिए प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में आप ये भी बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक डेटा आपके पास पहुंचा सकूं, अधिक से अधिक प्रश्न आपके पास सॉल्व करा सकूं। इसी के साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीईटी एग्जाम्स की, चाहे वो एमपी टीईटी का एग्जाम हो या किसी भी टीईटी का एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रीट की है या सीटेट की है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे, 100% गारंटी के साथ आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम्स जो चल रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम है और ऑनलाइन एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना कितना अनिवार्य है ये आप समझ लीजिए। और जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना जल्दी आप जो है सीख पाएंगे, उतना जल्दी आपको पता चल पाएगा कि आप में कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं और कमियों को सुधार कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एमपीटीईटी, रीट इत्यादि की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की एप्लीकेशन की दे रखी है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। बाकी एमपी टेट की टेस्ट सीरीज आपको अभी अवेलेबल है जिसमें 10,000 से भी अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा सीटेट, रीट और अन्य टेट एग्जाम्स के साथ ही आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट, सीपीसीटी, व्यापम के सभी एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स और सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी। आप पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है जो एमपी टीईटी या किसी टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उनको कम समय है और कम समय में वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज दें। साथ ही में जितने लोग हैं जो भी मैथ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसको ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियोस के हमेशा नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।